नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम उपन्यास इकाई 6 में बाम की आत्मकथा, इस उपन्यास के पात्र, महत्वपूर्ण कथन, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज यह हम नेट, JRF, सेट परीक्षा, ऑल PhD एंट्रेंस एग्जाम, ऑल सेट परीक्षा, इन दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह बाम की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। 1946 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा यानी बाम की आत्मकथा उपन्यास की कथा जो है यह 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। यानी 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है यह कथा, बाम की आत्मकथा। इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा अभी दी गई है। यानी बाम की आत्मकथा जो है वह 7वीं सदी का जो हर्षवर्धन काल था वहाँ से ये कथा उठाई गई है। इसलिए बाम की आत्मकथा को हम ऐतिहासिक उपन्यास भी कहते हैं, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है, तो वहाँ शेखर एक जूनी वहाँ पर विकल्प होगा और बाम की आत्मकथा, तो बाम की आत्मकथा है, याद रखिए। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन, यानी एक ऑस्ट्रेलिया की वृद्ध महिला है, उसका नाम क्या है, मिस कैथरीन, से प्राप्त पांडुलिपि होती है। प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर योमकेश शास्त्री यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही नाम है कि योमकेश शास्त्री, हजारी जी का छद्म नाम ने यह उपन्यास लिखा है। यानी हजारी जी ने छद्म नाम से यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। यानी वह मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है, पात्र है, ऐसा अंत में पता चलता है। और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। यानी वास्तव में यह उपन्यास जो है बाम की आत्मकथा, यह उपन्यास इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। बाम की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। यानी बाम की आत्मकथा जो है यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो इतिहास का आधार बनाकर लिखा हुआ उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं शती के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ काल्पनिक के आधार पर गढ़ा गया। यानी जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि इतिहास की है, 7वीं शताब्दी की है, लेकिन बाकी जो उस पृष्ठभूमि की कल्पना करके ही यह लिखा हुआ उपन्यास है। हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। यानी बाम की आत्मकथा उपन्यास किस किताब को, किस पुस्तक को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है, तो हर्षचरित नामक यह किस भाषा की पुस्तक है, संस्कृत भाषा की है, और उस पर वह उपजीव्य बनाकर यानी उस पर आधार बनाकर लिखा गया पुस्तक उपन्यास है। पहला चरण, अभी इस उपन्यास का पहला चरण क्या है यह देखते हैं। स्थानेश्वर में बामभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। यानी एक स्थानेश्वर नामक स्थान है और उस स्थान पर बामभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है, दोनों मिलते हैं। वहाँ निपुणिका बामभट्ट में से कहती है कि छोटे गजकुल में भट्टनी बंदनी है। यानी छोटे गजकुल में जो है भट्टनी बंदी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकलना होगा। इसके बाद बाम स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। यानी उसके बाद जो है बाम भट्ट जो है वह स्त्री वेश में जाता है, कहाँ पर, छोटा गजकुल में, और वह भट्टनी को छुड़ा के लाता है। दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण है, इसके बाद बाम भट्ट भट्टनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। गंगा मार्ग से मगध की ओर ले जाता है। किसको, बाम भट्ट किसको लेके जाता है, निपुणिका और भट्टनी और निपुणिका, इन दोनों को गंगा मार्ग से मगध की ओर ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। चुनार के किले के पास बाण वहाँ से
दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंच जाता है। तीसरा चरण क्या कहता है उपन्यास का देखते हैं। उन्हें वही छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहाँ राजकवि प्रयुक्त होता है। यानी वामभट्ट किसके दरबार में राजकवि बनता है, तो वह हर्ष यानी हर्षवर्धन के दरबार में आता है और वहाँ राजकवि के पद पर नियुक्त होता है। बाद में बाम द्वारा भट्टनी को स्थानीय शोर आमंत्रित करना एवं भट्टनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण क्या कहता है वह भी। यह चरण भट्टनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण। हर्ष के दरबार में वामभट्ट भट्टनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ रत्नावली नाटिका का मंच होता है। यानी रत्नावली नाटिका का मंच कहाँ पर होता है, तो हर्ष के दरबार में जो है रत्नावली नाटिका का मंचन होता है, प्रसरण होता है। इस नाटिका में अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राण का अंत हो जाता है। यानी रत्नावली नाटिका जो है, रत्नावली जो नाटक है, इसका मंचन प्रारंभ होता है हर्ष के दरबार में। वामभट्ट भट्टिनी और निपुणिका यह तीनों मंचन कर रहे होते हैं। वहाँ पर रत्नावली नाटिका का मंचन करते हुए निपुणिका का जो है प्राण निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अंत में वामभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टनी को तुवर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। तो यहाँ पर आज इस उपन्यास के पात्र देखते हैं। पात्र क्या है वह देखेंगे हम। मुख्य पात्रों में वामभट्ट ये उपन्यास का नायक भी है। हर्षवर्धन का राजपंडित, यानी वामभट्ट का राजपंडित है तो हर्षवर्धन का है। नियतिवाद, सभ्यशिष्ट एवं मृदुभाषी यह उपन्यास का नायक भी है। वामभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। यानी वामभट्ट का वास्तविक नाम क्या है, तो दक्ष भट्ट है, याद रखिए। वामभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है। नारी का सम्मान करता था, यानी वामभट्ट नारी का सम्मान भी करता है। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो वामभट्ट से प्रेम करती है, यानी निम्न श्रेणी की है और निम्न वर्ग की है और वह वामभट्ट से प्रेम करती है। यह वाम की नाटक मंडली की पात्रा भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। कौन, निपुणिका। भट्टिनी अगला पात्र है भट्टिनी। भट्टिनी राजकन्या है और तुवर मिलिन की पुत्री है। यानी भट्टिनी कौन है, राजकन्या है और तुवर मिलिन की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। अब इसके गौण पात्र देखते हैं। अघोर भैरव कौन है, जो वाम मार्गी साधक है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी कौन है, तो लोरिक देव है। सुगत भट्ट कौन है, तो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया ग्रह वर्मा की रानी, यानी महामाया कौन है, तो ग्रह वर्मा की रानी है। सुचरिता उपकथा की नायिका, यानी सुचरिता जो है वह उपकथा की नायिका है। अन्य पात्रों में हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा और तुवर मिलिंद, राजश्री यह भी पात्र है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब इसके हम प्रमुख कथन देखते हैं, प्रमुख उदाहरण देखते हैं इस उपन्यास के। भावी जीवन की रंगीन वस्तु कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीवन की रंगीन कल्पनाओं में, यानी जीवन जीते हुए जो जीवन जीने की रंगीन, मनोरंजक या रोमांचिक कल्पना में डूबते हुए मनुष्य को आसपास देखने, यानी आसपास वर्तमान में देखने की फुर्सत कहाँ होती है, समय कहाँ होता है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्ट माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यानी साधारणतः जिन महिलाओं को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, यानी कुल का नाश करने वाली माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, यानी लज्जा क्या है, लज्जा जो है तरुणियों का, जो युवतियाँ है उनका स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, यानी चिंता जो करता है वह चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, याद रखिए। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, यानी बुद्धिमान की नीति क्या होती है, मौन होती है। आप देखिए
जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह कम बोलता है, ज़्यादा विवाद नहीं करता है, और जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है वो ज़्यादा उछल कूद करता है। जैसे इस पर एक कहावत भी है, आधा जल गगरी छलकत जाए, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ऐसा ही कहा जाता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। वामभट्ट उपर्युक्त सभी, यानी यह उपर्युक्त जो सभी कथन है किसके हैं? वामभट्ट के। कौन से? लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। यह सब कुछ कथन किसके हैं? तो वामभट्ट के हैं, याद रखिए। तर्क में विद्वेष बढ़ता है, यानी तर्क में जो है विद्वेष बढ़ता है। विद्वेष से हिंसा पनपती है, यानी तर्क करने लगते हैं तो विद्वेष बढ़ता है, और उस विद्वेष से हिंसा जो है पनपती है, और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस हो जाता है, यानी मनुष्यता नष्ट हो जाती है। यह आचार्य पाद का कथन है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। ये आया हुआ प्रश्न है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर, ये बाबा कहते हैं, अघोर भैरव। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, यानी जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, असक्त हो। यह भी बाबा अघोर भैरव का ही कथन है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, असक्त हो। अगला महामाया का कथन है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्बद्ध है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। यानी स्त्री जो है स्त्री को शक्ति समझकर, यानी खुद को शक्ति समझकर वह अधूरी हो जाती है, लेकिन पुरुष जो है स्त्री को शक्ति समझकर वह पूर्ण हो जाता है। ये महामाया का कथन है। स्त्री प्रकृति है। स्त्री क्या है? प्रकृति है। वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। यानी स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता, यानी स्त्री की सफलता किसमें है? पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये महामाया का ही कथन है। अगला देखते हैं, डरना किसी से भी नहीं। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, यानी डरना किसी से नहीं, निडर होकर रहना। ये अघोर भैरव का कथन है। आगे देखते हैं, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य। ये सुचरिता कहती है कि मानव देह जो है, वो इंसान का शरीर जो है, वह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बना है या नहीं मिला है। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। यानी ये महामाया क्या कहती है कि धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, यानी केवल विनय करने से, अनुनय करने से धर्म की रक्षा नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, या शास्त्र रखकर जो शास्त्र रखकर हाथ में लेकर आगे बढ़ती है तभी धर्म की रक्षा नहीं होती। वह तो होती है अपने को मिटा देने से, यानी खुद को मिटा देने से धर्म की रक्षा होती है। और मृत्यु का भय माया है, यानी मृत्यु का जो भय सताया रहता है वह एक माया है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10वां अंश भी नहीं बता सकते। यानी स्त्री के जो दुख इतने होते हैं गंभीर कि उसका जो 10वां अंश होता है वह उसके शब्द भी नहीं बता सकते हैं। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है, ये योगी कहता है। प्रेम एक और अविभाज्य है, यानी प्रेम एक और जो क्या है? अविभाज्य है, और उसे केवल ईर्ष्या और अनुसया ही विभाजित करके छोटा कर देती है, ये निपुणिका का कथन है। दुनिया केवल प्रशस्त प्रतिमाओं पर जान देती है, ये चारुस्मिता का कथन है। अपने को निशेष भाव से
दे देना ही वशीकरण है। वशीकरण क्या है? अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ये निपुणिका का कथन है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, ये बामभट्ट का कथन है और ये पूछा हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, ये बामभट्ट का है। यहाँ पर जो है फणीश्वरनाथ रेणु का अगला उपन्यास है महिला आंचल। महिला आंचल, इसका भी हम थोड़ा सा अंश देखेंगे, हो सके तो पूरा उपन्यास ही देखेंगे हम महिला आंचल, जो ऐसे ही महत्वपूर्ण कथन हो। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है महिला आंचल। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है, यानी महिला आंचल उपन्यास जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि आंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य चंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है, हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें चंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। इसमें इस महिला आंचल उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महिला आंचल 1954, यानी महिला आंचल कब प्रकाशित होता है? तो 1954 में से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। यानी जब महिला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ तब से जो है आंचलिक उपन्यास लेखन का प्रारंभ माना जाता है। मलेरिया सेंटर की ज़मीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल, यानी जो मलेरिया का हॉस्पिटल बनने के लिए या मलेरिया सेंटर बनाने के लिए कितनी ज़मीन दी गई थी? 1 एकड़ और 10 डेसिमल। गांव का नाम मेरीगंज, यानी मेरीगंज गांव का चित्रण आया है, याद रखिए। कभी कभी ये उपन्यास दिए जाते हैं और उपन्यास और एक तरफ गाँव के नाम दिए जाते हैं, तो हमें मिलाना पड़ता है कि कौन सा गांव किस उपन्यास में आ गया है। तो ये मेरीगंज जो है वह किस उपन्यास में आया है? महिला आंचल उपन्यास में आया है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, मिलान कीजिए में। भौगोलिक स्थिति, रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके, यानी भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो जो रोहतक स्टेशन है उससे 7 कोस की दूरी पर पूर्व की ओर कोसी नदी को पार करने के बाद यह मेरीगंज गांव है। गांव का नाम अंग्रेज अफसर W.G. मार्टिन ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा था। यानी मेरीगंज गांव का नाम किस पर पड़ा था? जो वहाँ पर जो मार्टिन नामक W.G. मार्टिन वहाँ का जो अंग्रेज गवर्नर ऑफिसर था, उन्होंने अपनी पत्नी के जो मलेरिया से मर जाती है इसलिए वह उसके नाम पर वहाँ पर इस गांव का नाम उसने मेरीगंज रखा। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था। यानी मलेरिया सेंटर किसके ज़मीन पर बना था? तो वह W.G. मार्टिन के ज़मीन पर बना था। नवाबी तटबंधा, कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ एक जंगल है। इसे ही नवाबी तटबंधा कहते हैं। यानी नवाबी तटबंधा क्या है? तो कोसी के किनारे, यानी कोसी नदी है और कोसी नदी के किनारे बहुत से ताड़ एवं खजूर के पेड़ है और वह पूरा जंगल ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ है, इसलिए उसको लोग नवाबी तटबंधा कहते हैं। गांव की मुख्य पैदावार यानी संख्या, धान पाट खेसारी, यानी गांव की मुख्य पैदावार क्या है? धान पाट खेसारी। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं, यानी अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वह लोग अलग अलग टोली अलग अलग समूह बनाकर रहते हैं। आगे उसका नाम भी आएगा, हम तब चर्चा करेंगे। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ है, यानी स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की, खुद की वाह कराने की होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को, यानी राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को क्याथ टोली कहते हैं। यानी राजपूत टोली के लोग किस टोली को क्याथ टोली कहते थे? तो वह कायस्थ टोली को याद रखिए।
गांव के अन्य जातियों के लोग मालिक टोला यानी गांव के अन्य जातियों के लोग मालिक टोला किसको कहते थे? तो क्यात टोली को कहते थे। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यानी कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्या कहते थे? तो वह सिपहिया टोली कहते थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है, यह नया प्रश्न है। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। यानी मठ है और उस मठ में सुबह के समय बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव बावनदास एवं चुन्नी गुसाई ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी पद से आशय स्वराज्य चाहने वाले, यानी सुराजी शब्द का आशय या अर्थ क्या है? तो स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस के सदस्य थे। यानी कांग्रेस के सदस्य कौन कौन है इस उपन्यास में? तो कांग्रेस के सदस्य जो है वह कौन है? तो वह है बालदेव, बावनदास, चुन्नी गुसाई। यह जो तीन है यह सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी में नाम यानी स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस सदस्यों में से ये तीन थे। याद रखिए। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। यानी जो जोतकी नामक एक चरित्र है, जोतकी नामक एक पात्र है, वह पात्र तुलसीदास की चौपाइयों का उल्लेख करता है। वह चौपाई कौन सा है? नदी चली भरी उतराई, जल थोरे धन खल बौराई। ये शूद्र। उपन्यास दो खंडों में विभाजित है। यानी महिलाचल उपन्यास कितने? दो खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में एवं दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में बांटा गया है। यानी पहला खंड में कितने परिच्छेद है या कितने प्रसंग है या कितने खंड है? तो वह 44 है प्रथम इसमें खंड में। और दूसरे खंड में कितने परिच्छेद है? तो दूसरे खंड में 23 प्रकरण है। याद रखिए, 23 प्रकरण नहीं, 23 परिच्छेद। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 7 और ये 6, तो 67 जो है वह ये हो गए, इसके कुल परिच्छेद हो गए दोनों खंडों के मिलाकर। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरगा सदा ब्रज की कथा का जिक्र है। यानी पहले खंड का परिच्छेद 11, इसमें सुरंगा सदा ब्रज की कथा का उल्लेख हुआ है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लोरी किया कुंवर विजय भान एवं विपापद नृत्य का जिक्र है। किसके? पहले खंड के 15 परिच्छेद में विपापद नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत है। कौन सा गीत है विद्यापति का? अरे अप जस होइत जगत भरी हो, गाया जाता है। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। यानी परिच्छेद 24 में क्या है? तो भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता, यानी परिच्छेद 27 में पंत की कविता है। कौन सी? भारत माता का जिक्र। पंत की भारत माता जिक्र यह कविता का है। उसका पंक्तियाँ है: भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। ये किसकी कविता है? तो सुमित्रानंद पंत की है। याद रखिए। और इसका उल्लेख महिला आंचल उपन्यास में 27 परिच्छेद में किया गया है, पहले खंड में। याद रखिए। परिच्छेद 36, अभी 36 परिच्छेद में क्या है? हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र। यानी 36 परिच्छेद में महिला आंचल के 36 परिच्छेद में जो है 36 नंबर के, तो वह हंस कुमार तिवारी की कविता का दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा, इसका जिक्र आया है। याद रखिए। अभी 37 परिच्छेद में क्या है? वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट, यानी जो वर्षा का देवता कौन है? इंद्र, इसको रिझाने के लिए, समझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जटिन खेल खेला जाता है। यानी इंद्रों को रिझाने के लिए कौन सा खेल खेला जाता है महिलाओं द्वारा? जाट जटिन नामक खेल खेला जाता है। यह पुरुष नहीं देख सकते, यानी यह जाट जटिन खेल जो है यह खेल पुरुष नहीं देख सकते। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संताल तीर से तो अन्य भाला और
गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह मारा जाता है। तहसीलदार का नाम क्या है? तो हरगौरी है, याद रखिए। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है। यानी महिला आंचल उपन्यास में हारमोनियम बजाने वाला पात्र कौन सा है? तो वह राजबल्ली महतो है जो हारमोनियम बजाता है। स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं। यानी स्वराज मिलने के यानी जो स्वतंत्रता मिलने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कौन से? बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महदीनिया की नौटंकी कंपनी, दमदाह शक्करपुर का विदापद, बसगंडा की बलवाही, औरोही, हिंगना, भट्टियाली, भटेत। ये जो है स्वराज्य मिलने पर इसका इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है, याद रखिए। अभी दूसरे खंड के 18 परिच्छेद में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। यानी गांधी जी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है। अनुच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश यानी नागर नदी का भी जिक्र आया है, जो भारत पाकिस्तान के सीमा पर यह नदी है, नागर नदी। और वर्तमान में नागर नदी कहाँ पर है? तो बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल रखती है। यानी कमली और डॉक्टर का एक पुत्र होता है, उसका नाम नीलू ममता क्या रखती है? ममता नाम रखती है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम कौन रखता है? ममता रखती है। क्या रखती है? कुमार नीलोत्पल रखती है, और उसका उपनाम क्या है? नीलू रखती है। अब इस उपन्यास की कथा वस्तु देखते हैं, बाद में पात्र देखते हैं। मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रक्रिया भी दर्ज करते हैं। यानी मेरीगंज यानी जो मेरीगंज गांव है, उस मेरीगंज गांव के आसपास या गांव में घट रही घटनाओं के साथ साथ देश में क्या घटित हो रहा है उस समय में। 1954 में प्रकाशित हुआ है। तो 1954 यह काल किस प्रकार का था? हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी और किस प्रकार देश में उथल पुथल मची हुई थी, अज्ञानता किस प्रकार फैली हुई थी, इसका भी चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ था। यानी गांव जो था जाति के आधार पर कई टोलियों में यानी कई समूह में बटा हुआ था, जिसमें आपस में प्रतिस्पर्धा व मनस्य व्याप्ति है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में है। बालदेव जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वही कालिदास सोशलिस्ट पार्टी का। यानी बालदेव यह किस पार्टी का कार्यकर्ता है? तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। उसके बाद कालीचरण यह सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, याद रखिए। देश के राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है। देश की राजनीति तो चलती है, उसके साथ ही गांव की भी अपनी राजनीति चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज रख दिया था। यानी मार्टिन ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, जो मलेरिया से उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर मृत्यु के बाद मार्टिन ने इस गांव का नाम अपनी पत्नी मेरी का, यानी मार्टिन की पत्नी का नाम क्या था? मेरी था, और उस मेरी के नाम के आधार पर ही मेरीगंज गांव का नाम रखा था। लेकिन यहाँ आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो जाती है और वह मार्टिन जो है यहाँ पर मलेरिया का अस्पताल खुलवाता है। मार्टिन की दी हुई ज़मीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है। यानी इम्पोर्टेंट है, मार्टिन ने जो ज़मीन दी थी मलेरिया सेंटर बनने पर, उस सेंटर बनने के बाद वहाँ पर कौन कौन से रिसर्च सेंटर खुलते हैं? मलेरिया और काला आजार, इन दोनों बीमारियों के रिसर्च सेंटर बनते हैं, और जिसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। यानी डॉक्टर प्रशांत जो है वह डॉक्टर के रूप में रिसर्च स्कॉलर के रूप में आते हैं। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है। यानी वह रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करते करते उनकी रिसर्च कहाँ तक पहुँचती है? जो तहसीलदार है विश्वनाथ प्रसाद, उनकी बेटी कमली तक पहुँचती है, और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है।
गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है, यानी गांव में कौन सा मठ है? कबीरपंथी मठ है, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। यानी कबीरपंथी मठ का महंत कौन है? तो सेवादास है। अब 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ पर रखा लेता है। यानी वह 25 वर्ष की उम्र है किसकी? सेवादास की। और वह सेवादास की उम्र 25 वर्ष है और लक्ष्मी को जो है दासी बनाकर मठ पर ही रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी, यानी वह यौन संबंध बनाता है। और वह भी जबकि वह 15 साल की बच्ची थी, यानी 15 साल की बच्ची थी लक्ष्मी तब से इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों, यानी इस प्रकार जो धर्मों के नाम पर जो कुकर्म गलत कर्म होते हैं उसकी भी पोल पट्टी खोलता है। बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के इच्छुक है। यानी बावनदास और बालदेव और बावनदास जो है वह क्या है? तो स्वराज्य के इच्छुक है, यानी स्वराज्य पाने के लिए वह इच्छुक है, वह स्वराज्य पाना चाहते हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी है। यानी दोनों महात्मा गांधी के कौन अनुयायी है? तो बावनदास और बालदेव। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। यानी बार बार किसका जिक्र आया है महिला आंचल उपन्यास में? तो महात्मा गांधी का जिक्र आया है, याद रखिए। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और ये सुनकर सभी की रुलाई फूट जाती है। यानी कमली रेडियो पर खबर सुनती है कि गांधी जी की हत्या हो गई है और सभी जो है सुनकर वह रो पड़ते हैं। और ये सुनकर सभी रुलाई फूटती है, यानी रो पड़ते हैं। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती गाड़ियों में सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग देता है। यानी जो चीनी से कौन कौन सी गाड़ी पाकिस्तान जाती हुई उसको ये करता है? सीमेंट और चीनी की गाड़ी, चीनी यानी शक्कर और सीमेंट यानी घर बनाते समय काम आती है, वह बैलगाड़ी को रोकता है और उसके नीचे वह गिरकर अपनी जान देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है। आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैधिक काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धाकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। यानी आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद वह अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरह यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर आंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वाले में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्रों को दिखाते हुए महिला आंचल हमारे सामने आता है। यानी महिला आंचल उपन्यास। अभी यहाँ पर इस उपन्यास के पात्र कौन से हैं देखते हैं। जो मुख्य पात्र है वहाँ पहला पात्र है प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत। उपन्यास का केंद्रीय पात्र असल माता पिता अज्ञात है, यानी वह अज्ञात कुल से है। कौन? डॉक्टर प्रशांत। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। यानी किसको मिला था वह? डॉक्टर प्रशांत। तो उपाध्याय नामक परिवार को उपाध्याय परिवार को मिला था एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरीन पालन पोषण करती है। यानी डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण कौन करता है? तो स्नेहमयी नामक एक बंगाली डॉक्टर है, डॉक्टरीन स्त्री है, डॉक्टर स्त्री है, उसका पालन पोषण करती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यानी वह प्रशांत की पढ़ाई कहाँ से हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से ISC पास करने के बाद उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वांचल में मलेरिया एवं काला आजार पर शोध करता है। यानी वह विदेश में जाने की स्कॉलरशिप जो है उनको लागू होती है, लेकिन वो ठुकरा देते हैं और वह महिला आंचल में पूर्णिया के आंचल में वह मलेरिया और काला आजार पर शोध करता है, रिसर्च करता है। कमलिका प्रेमी है, यानी
कमली पर प्रेम करता है। कमली को प्रेम से राजकमल कहता है, यानी डॉक्टर प्रशांत कमली को प्रेम से प्यार से क्या कहता है, तो राजकमल कहता है, याद रखिए। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया है, यानी कायस्थ टोली का मुखिया कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वह कायस्थ टोली का मुखिया है। राजा पारबंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है, यानी राजा पारबंगा जो है वह मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है, यानी राजा पारबंगा को कितनी जमीन है, तो 1000 बीघा यह जमीन है, काश्तकार है यानी किसान है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। बालदेव कांग्रेस का कार्यकर्ता, बालदेव कौन है, बालदेव जो है वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सुराजी का समर्थक, यानी सुराजी यानी स्वराज्य का समर्थक करता है। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला, यानी बालदेव कहाँ का रहने वाला है, चंदनपट्टी नामक गांव का। 2 साल जेल में रहा है, यानी वो 2 साल जेल भोगी हुई है उसने, किसने, बालदेव ने। खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है, यानी जय हिंद का उच्चारण करता है, कौन, बालदेव। जैसे हम कोई मिले तो नमस्कार कहते हैं, राम राम कहते हैं, उसी प्रकार बालदेव कोई मिले तो जय हिंद कहता है। बावन दास, अगला पात्र कौन है, बावन दास। बावन दास कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बावन दास भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है और बालदेव भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सुराजी, स्वराज्य का समर्थक, सुराजी मतलब स्वराज्य, स्वराज्य का समर्थक कौन है, बावन दास। बौने कद का व्यक्ति है, बौने कद यानी छोटा कद है। घोर नैतिकतावादी, एक बार चंदे के पैसे से जलेबियाँ खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था, यानी एक बार किस कारण उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे से पैसे से बावन दास ने जलेबी खरीद कर खाई और उसका प्रायश्चित करने के लिए 2 दिन तक उपवास रखा। कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचल कर मर जाता है, कौन, बावन दास जो है वहाँ। अगला पात्र है कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, यानी कालीचरण किस पार्टी का कार्यकर्ता है, तो सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी, शोषण का विरोध करने वाला, यानी वह कालीचरण क्या है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, साहसी है और शोषण का विरोध करने वाला है। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ से फरार हो जाता है, यानी डकैती, चोरी की है इस आरोप में उसको जेल में बंद किया जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। कमली, अगला पात्र कौन है, कमली है, नायक है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री, यानी वो कमली कौन है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है, नीलो उत्पल की माँ है। रोज शिव पूजन करती है, यानी कमली रोज शिव पूजन करती है। किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है, यानी इसको किसी अज्ञात यानी जिस बीमारी का पता नहीं है उस वैसी बीमारी होती है और फिर डॉक्टर इलाज करने जाते हैं और डॉक्टर बीमारी का इलाज करते करते उसके दिल का भी इलाज करते हैं और उसकी बीमारी बाद में ठीक हो जाती है और एक बेटा भी होता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, ये लक्ष्मी मठ में दासी है, मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित, यानी लक्ष्मी को वह मठ का जो महंत है वह महंत दासी बनाकर रखता है और वह उसके द्वारा शारीरिक मानसिक शोषण करता है। बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है, यानी बाद में लक्ष्मी जो है बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास, अगला पात्र कौन सा है, तो महंत सेवादास है, मेरीगंज के मठ का महंत, यानी सेवादास कौन है, तो मेरीगंज के मठ का महंत है। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासिन को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहते हैं, यानी पहले वो सेवादास जो है वह महंत सेवादास वह लक्ष्मी पहले अच्छा समझा जाता है, बाद में वह लक्ष्मी को लाता है और फिर लोग उसको भला बुरा कहने लगते हैं। ऊपर से साधु आंधल से दगाबाज ऐसा कुछ तो कहते हैं, वो आगे कथन है। अब प्यारो, प्यारो कौन है, तो प्यारो डॉक्टर प्रशांत का नौकर है। और एक बात है, कमली कौन सा साबुन लगाती थी, तो कमली जो है गमकौआ साबुन लगाती है, याद रखिए। पहले रोहतक स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है, कौन, प्यारो जो है पहले रोहतक स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसके पास कितने साल, 5 साल जो है प्यारो ने नौकरी की है और बाद में वह
प्रशांत का सहायक बन चुका है। रोधी बूढ़ा थर्ड जनरल, यानी रोधी बूढ़ा कौन है तो थर्ड जनरल जो तृतीय पंथी है वह दही बेचने का काम करता है। चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है, यानी वह थर्ड जनरल तृतीय पंथी। नरसिंहवास मठ में आचार आचारज आचार अचरज गुरु के आने का संदेश लेकर आता है, परंतु लोभ में आकर महंती पाने की कोशिश करने लगता है। कौन? नरसिंह दास। अगला पात्र है सुमृत दास। बेतार्किक खबर, यानी सुमृत दास को क्या कहा जाता है? बेतार्किक खबर उपनाम से सुमृत दास को जाना जाता है, यानी यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ पहुँचाना उपनाम से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाह, यानी तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाह कौन है तो सुमृत दास है, गवाही की रोटी खाने वाला है। अगला पात्र है पार्वती की माँ। अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं, यानी अधेड़ उम्र की स्त्री है और उसको गांव वाले पार्वती की माँ को डायन कहते हैं। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी पार्वती की हत्या कौन करता है तो हीरू। चलितर कर्मकार कौन है तो क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है, बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। यानी चलितर दास जो है वह बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है, याद रखिए। चुन्नी गोसाई, अगला पात्र कौन है तो चुन्नी गोसाई है। बालदेव और बालदेव के साथ सुराजी बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया, यानी वह चुन्नी गोसाई जो है वह बालदेव के साथ स्वराज्य दल में शामिल हुआ था और बाद में वह सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होता है। अन्य गौण पात्रों में देखते हैं रामदास, ठाकुर राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी, फुलिया, राम पियरिया, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, WG मार्टिन, सोमा जट, खलासी, रामकिशन बाबू, नीलोत्पल, राम नारायण, उदोजी, भगत, राम बरन, केथरी, सतकौड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मर्मू, राजू लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ, मल्लिक सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, नागा बाबा और भोलू बाबू, यह अन्य गौण पात्रों में आते हैं। अब इसके हम प्रमुख उदाहरण देखते हैं, कथन देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें फूल भी है, ये जो उपन्यास के भूमिका से कथन है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये लेखक का कथन है, भूमिका से है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं, बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जाता है, यानी सभी बोलना चाहते हैं, सभी बोलने के उत्सुक है और बोलने में सभी अपने विचार प्रकट करने में जो मेन बात है वह बात रह जाती है और वह दूसरी बात पर चर्चा करके निकल लेते हैं। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, अब कुएं में दारू डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो शिव, यानी वह कुएं में विष डालकर ये
महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे, यानी महात्मा जी जो है खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, यानी जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ सुथरा रहता है। मन साफ रहता है, साफ लोगों को देखिए, उसके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। ये बालदेव का कथन है। अंधा आदमी जब पकड़ अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों से मगरमच्छ का बल आ जाता है, यानी जब अंधा आदमी पकड़ता है अपने हाथों से तो उसके हाथ में मगरमच्छ का बल आ जाता है, यानी इतनी ये पकड़ता है। आंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी, यानी आंधे की पकड़ जो है कितनी भी कोशिश करो वह छूट नहीं सकती उसकी मुट्ठी। हाथ है या लोहार की संडसी, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक बोली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। अगला कथन क्या है? जाति जो है बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, यानी भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है और सच में है, अनुभव किया है मैंने। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं, यानी गांव के लोग क्या है? बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है यदि आप अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे है, यानी सीधे का मतलब क्या है? यदि वह अज्ञानी है, अंधविश्वासी है तो वह वास्तव में सीधे है। जहाँ एक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह डॉक्टर प्रशांत ममता से कहता है। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुर रस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, लोग कवि बन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। ये इम्पोर्टेंट है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, महंगी पड़े या अकाल हो मतलब महंगाई आए या अकाल हो, पर्व त्यौहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा की बावरी होती है। होली क्या है? होली किसकी बावरी होती है? जो फागुन महीने की हवाएं होती है उसकी। अमीन कार्तिक के मलेरिया और काला आजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सज़ा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं है। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने हैं सब कल के गीदड़, जोगी जी सरसर, यानी वो होली का गीत गा रहे हुए। चरखा का तो खत्तर पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोलो सुराजी बोली। ये होली पर ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुंजल भारत अमहाई रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जय प्रकाश जैसो भाई रे, होलिया आई फिर से। ये होली के अवसर पर गा रहे हैं। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है। अब वो यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीड़ फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते, यानी आदमी का दिल होता है और उस दिल को हम शरीर को चीड़ फाड़ कर नहीं पा सकते। वह हर्ड नहीं, वह अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसको दवा एट्रिलिन नहीं, यानी दर्द होता है उस दिल को लेकिन उसकी कोई दवा नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा, यानी उस दर्द को मिटा दो, आदमी क्या हो जाएगा? जानवर हो जाएगा।
दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। दिल वह मंदिर है, दिल कैसा मंदिर है? जिसके दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता जो है वास करता है, रहता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। और 10 मिनट हम ले लेंगे और फिर रुकेंगे। बाकी का जो भी अंश बचता है वो कल देखेंगे, कल ही देखेंगे, क्योंकि अभी रात के 9:45 बज रहे हैं। धरती माता अभी स्वर्ण चला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहरे पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहरी लहरें, ताड़ के पेड़ों की पत्तियां, झरबेरी का जंगल, कोडी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। यानी लड़की की जात यानी स्त्री की जात जो है, स्त्री जो है बिना दवा दारू यानी कोई बिना इलाज किए ही वह ठीक हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के खूंट पर चले गए। इम्पोर्टेंट है सब कुछ। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता। वह कांग्रेसी का काम है, यानी वह कांग्रेस का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ, ये कालीचरण कहता है। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवजी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठा रहना अथवा अपने बगले में सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की स्त्री समझना और अस्पताल में कहराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। यानी डॉक्टर का कर्तव्य क्या नहीं है? केवल पैसे कमाना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। चाहे वो श्रीमंत हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, अमीर हो या रोज़ मजूरी करने वाला हो, उसको रोगी की तरह सभी को समभाव से इलाज करना चाहिए। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। यानी असहाय किसी स्त्री को सहारा नहीं है। वह औरत स्त्री जो है देवता भी उसको संरक्षण देने के लिए आए तो भी वो चैन से नहीं सो सकती। अरे जिंदगी है क्रांति में बिताए जाए। यानी जिंदगी है क्रांति से क्रांति में बिताए जाए। दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गीत है। अरे जिंदगी है क्रांति से क्रांति में बिताए भी जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? अगला कथन क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। जात क्या है? दो ही है, एक गरीब है और एक अमीर है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों शुद्धितों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये सत्य है। कानून बनाने के पहले यानी कानून बनने से पहले ही उस कानून को तोड़ने के तरीके बताए जाते हैं, सीखे जाते हैं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया
से बेहोश होकर मर जाए, यानी भूख बेबसी से मरने से अच्छा है कि वो मलेरिया से मर जाए। तिल तिलाकर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी, यानी कष्ट से बछड़ा तड़प रहा था और उसको गोली मारकर उसकी मृत्यु करने की सलाह गांधी जी ने दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली, यानी डॉक्टर का रिसर्च जो था वह कंप्लीट हो गया और वह अब बड़ा डॉक्टर बन गया है। ये थोड़ा सा ही रहा है, हम इसको पूरा करेंगे। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या ऐसी ज़िंदगी, यानी यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या ऐसी ज़िंदगी पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार है ये। पेट यही इनकी बड़ी कमज़ोरी है, यानी पेट इनकी बड़ी कमज़ोरी है, भूख। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते। ये भी प्रशांत का कथन है, डॉक्टर प्रशांत का। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है, यानी ये डॉक्टर कहाँ है तो जर्मन वाला आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का CID है, यानी डॉक्टर को जर्मन का CID कौन कहता है? जोतकी कहता है। यह डॉक्टर यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करने का काम करता था। कुएं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है, यहाँ एक जर्मन वाला का एक पार्टी है, यानी जर्मन वालों ने भेजा है। कमसिन कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है। नागर को गवाह किसको बनाया? नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है दोनों देश वालों ने। नागर को मतलब नागर नदी को। दोनों देश वालों ने नागर नदी की ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कौन सी नदी ने किनारा बनाया है? तो नागर नदी ने। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 टैग में ही नाप लिया, यानी अंततः 52 जो है वह माल ले जाने वाली गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाता है। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। यानी वो पाकिस्तानी पुलिस क्या कहता है अफसर कि इसकी लाश को नदी में डाल दो और उसकी जो झोली है वह झोली उस दरख्त यानी उस पार लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, यानी जो लेबोरेटरी यानी जो प्रयोगशाला है वहाँ। साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ी वालियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर दे, यानी ऐसी बम की रचना हो रही है जो एक हवा से सारी पृथ्वी को नष्ट कर दे। एटम ब्रेक कर रहा है। मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर एक महान अंधकार
सब बाष्प, यानी सब बाष्प हो रहा है और सब वह ये हो रहा है, फुटित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। करीमुद्दीन घाट पर चैतलिया पीर में किसी ने मानत करके एक चितड़ा और लटका दिया है। यह अंतिमता का है। और यहाँ पर जो है उपन्यास हमारा ये होता है। हमने बाम भट्ट की आत्मकथा और महिलाचल उपन्यास के मेन पात्र देखे हैं, मेन कथन देखे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। और परीक्षा जो है आजकल इसी आधार पर बन रही है, इसी आधार पर प्रश्न बन रहे हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। काफ़ी रात हो चुकी है। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट। शुभ संध्या नहीं, गुड नाइट।